नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा रावत। अपना परिवार समाचार के एक और विशेष चर्चा में आज हमारे साथ हैं अपना परिवार सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट। आप शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, समाज सेवा से जुड़े हैं। आपसे बात करते हैं सर से, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम भट्ट जी से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार नमस्कार, नमस्कार। हमारे विशेष चर्चा में। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं आप आज के समय में समाज सेवा से जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपके जीवन के जो शुरुआती पल होते हैं, शुरुआती जीवन जब आपका शुरू होता है शिक्षा, उस पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए आशा जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मेरा जन्म 1960 में हुआ। यानी हम लोगों ने मैंने 6 दशक देख चुका हूँ और शिक्षा का जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही। आज की शिक्षा में पुरानी शिक्षा का मैं ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहूँगा। हमारे टाइम में एक तरह से फ्री शिक्षा हुआ करती थी। हमारे जो शुरुआती दौर थे, हम लोग ये सिटी बोर्ड के स्कूल होते, नगर पालिका के स्कूल होते थे और उनमें हम लोगों ने शिक्षा करी और यूपी बोर्ड हुआ करता था हमारा। यूपी बोर्ड अपने आप में बहुत टफ बोर्ड हुआ करता था। हम अपने जो हमारे जो शिक्षक थे, हम उनका बहुत आदर मान सम्मान करते थे। वो हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हमें पढ़ाया करते थे। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हुआ करते थे। बहुत ही हमारे साथ उनका इमोशनल टच हुआ करता था। तो यूपी बोर्ड से हम लोगों ने 10th और 12th हम लोगों ने यूपी बोर्ड से करी। उसके बाद जो उच्च शिक्षा की बात आई तो हमने डीएवी कॉलेज से मैंने स्नातक की डिग्री हासिल की डीएवी कॉलेज से, साइंस साइड से मैंने डिग्री हासिल तो डीएवी कॉलेज में भी हमारा इतना ज़्यादा पैसा निकल के उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा होता था, लेकिन पैसे के मामले से शिक्षा बहुत सस्ती हुआ करती थी। और हाँ, डीएवी कॉलेज में लाइब्रेरी हुआ करते थे। हमने तो किताबें भी वहीं लाइब्रेरी से लेके हम लोगों ने शिक्षा अपनी वहाँ से ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने मैं आपने कहा भी कहते मैं शिक्षा से भी जुड़ा। तो हमारे टाइम में क्या क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हुआ करते थे। जैसे जैसे मैंने 10th करी थी, 10th के बाद जब मैं 11th में आया तो मैंने 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। तो कुछ को फ्री में पढ़ाते थे, कुछ से हम पैसे लेते। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी शिक्षा का आरंभ किया था। सर हमें पता चला है जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। उस एक शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के हमें पता चला कि आप राजनीति के क्षेत्र में गए। उस तरफ कब जाना हुआ और क्यों, कैसे? देखिए आशा जी, मैं आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा कि राजनीति में मेरा प्रवेश मेरी सोचने से नहीं हुआ। अचानक मेरा प्रवेश राजनीति में हुआ और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। मेरा एक अपना कोचिंग सेंटर था और काफ़ी मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे, कम से कम 150 के करीब मेरे से बच्चे उस टाइम पे मैं पढ़ते थे। मैं प्राइवेट जॉब भी मैं करता था और बच्चों को लगातार पढ़ाया करता था क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के थे। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने जो आईसीएसई बोर्ड होता था या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे मेरे से पढ़ने आते थे और हमने काफ़ी पढ़ा था। एक दिन की बात थी कि मैं इंदिरापुरम में मैं रहता था। तो वहाँ पर और हम स्पोर्ट्स में भी थे। मेरे 3 ही मेरे क्लब हुआ करते थे। क्रिकेट के, फुटबॉल के, हम लोग हर चीज़ में भी हम लोग के स्पोर्ट्स में भी हम लोग काफ़ी अच्छा खेला करते थे। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा सर यहाँ पर एक वेलफेयर सोसाइटी है, वो एक मीटिंग कर रही है और यहाँ पर चुनाव होने वाला है वार्ड का। आप भी समझ लीजिए। मैंने कहा देखो मुझे क्या करना है यार, चुनाव होने वाले हैं। मैंने कहा मुझे राजनीति मैंने कहा सर चलिए। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा वेलफेयर सोसाइटी वाले बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं और हम पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक आदमी को नॉमिनेट कर देते हैं यहाँ से, यानी निर्विरोध नॉमिनेट कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार, मैंने कहा डेमोक्रेसी है, हमारा देश प्रजातंत्र का है, आप लोग ऐसा ना करिए। और कहते हैं जिसको भी चुनाव लड़ना है तो कई लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो उससे क्या होगा, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाएगा। और कहते हैं आपस में एक प्रजातंत्र है। देखो आपकी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप तक किसी व्यक्ति को नहीं पसंद हो निर्विरोध किसी का चुना जाना, कोई किसी को चाहता होगा, कोई किसी को चाहता होगा, क्योंकि प्रजातंत्र में तो सब अपने स्वेच्छा से वोट करते हैं। तो उन्होंने कहा, कहते हैं नहीं हम तो अपना एक बंदा यहाँ पर खड़ेंगे। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार कहते इनको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया जाए। और मैं अगले दिन नॉमिनेशन मैंने फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करके जो आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने अपने जो बच्चे थे स्टूडेंट्स उनसे मैंने चर्चा की, जिक्र किया कि यार मैं यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। बच्चों को मैंने सबको कहा कि बच्चों में इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और सिर्फ इसलिए मेरे को राजनीति में जाना कोई मेरा वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने कहा इसलिए खड़ा हुआ हूँ ताकि हम लोग भी मोहल्ले में और वार्ड में घूम के एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, कैसे हम लोगों को अपने वार्ड को अच्छा बनाना है और किस तरीके से करना है। ऐसे ही मैंने कहा जब दूसरा जो हमारा कैंडिडेट जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो भी जाएगा,
इस बहाने एक कंपटीशन हो जाएगा और हेल्दी कंपटीशन हम लोग रखेंगे। और इस वजह से हम लोग तो बच्चों को ने कहा बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और मैंने कहा तुम्हें भी प्रजातंत्र के बारे में पता चलेगा, तुम लोगों भी जब लोगों से मिलोगे, लोगों के हाथ जोड़ोगे, पैर छुओगे, तो मैंने कहा तुम लोगों में भी अंदर भी एक सामाजिक आएगी और लोगों से मिलना जुलना आपका होगा। तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग, बच्चों ने बड़े जुनून के साथ वहाँ काम किया। तो पूरे वार्ड में के बच्चे तो मुझे उसमें वहाँ पर लोग सर के नाम से जानते थे, जैसे आप मुझे सर करें तो ऐसे बच्चे मुझे सर के नाम से जानते थे। तो मेरा नाम किसी को पुरुषोत्तम भट्ट पता नहीं था। तो पहली बार जब बैनर में मेरा नाम लगा तो उन्होंने कहा अरे भट्ट सर आप पुरुषोत्तम भट्ट, मैंने कहा हाँ। तो वो चुनाव मैंने कहते हैं जो मैंने सबकी जमानत जब्त की, 3 कैंडिडेट हम खड़े हुए तो मैंने उनकी जमानत जब्त की। इस तरह से मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ। सर, आप एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि काफी बड़ी पार्टी है, आप उस पार्टी में एक अच्छे पद पे रहे, उसके बाद पार्टी से कैसे आपका मतलब राजनीति से कैसे मोह भंग हो गया, फिर आप समाज सेवा में आ गए? देखिए जब मैं वहाँ पर भी राजनीति में था तो मैंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। वो जब वार्ड में था तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, हमने स्वच्छता पे बहुत अच्छा काम किया था। तो अमर उजाला ने एक स्पेशल हम लोगों को, मेरे और मेरे साथ के जो बच्चे थे, हमने पूरी टीम थी, हमने गली मोहल्ले नालियां अपना आप साफ कर दी थी। तो अमर उजाला ने एक स्पेशल कॉलम बनाया था, उसमें लिखा था कि देखो एक वार्ड मेंबर बिना सहायता के, सरकारी सहायता से और कहते एक टीम बनाकर स्वच्छता का कार्य कर रहा था। ये बात 1995 की है। तो उसके बाद मैंने जब देखा कि कहते हैं हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हमारा वार्ड आता था, तो नगर निगम उस समय नगर निगम बनने की प्रक्रिया चल रही थी। तो हम लोगों ने मैंने इस्तीफा देकर नगर निगम में एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे वार्ड को भी नगर निगम में शामिल कर दिया जाए। तो जब नगर निगम में शामिल किया तो जो मेरे साथ लोग बहुत हुआ करते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था और टीचिंग लाइन में भी मैं था, तो मेरे साथ बच्चे और लोग काफी हुआ करते थे। तो उसके बाद मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी और राष्ट्रीय पार्टी तो और मैं एक उस पार्टी की एक मात्र विंग थी, उसमें भी मैं था। चलो मैं नाम ले लेता हूँ, मैं आरएसएस में भी काफ़ी शुरू से जुड़ा हुआ था, मैं आरएसएस में भी काफ़ी मैंने काम किया। तो मैं उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन की। तो मैंने काफ़ी साल भारतीय जनता पार्टी में गया, मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा, मैं प्रदेश की कार्यकारिणी में जो उनकी युवा मोर्चा की थी उसमें रहा। काफ़ी मैंने राजनीति करी और हमने समझ लो एक तरह से हम शुरुआती दौर में बीजेपी के फाउंडर हुआ करते थे यहाँ पर उत्तराखंड में। हम लोगों ने बहुत काम किया राजनीति में। लेकिन राजनीति से मोह भंग मेरे को इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है। राजनीति में हम लोगों ने, क्योंकि कांग्रेसी दौर हुआ करता था हमारे टाइम पे, पूरा इलाका पूरा कांग्रेस का हुआ करता था। तो हम लोगों ने जिनको भी आगे लाए, हमने कहा ये लोग आगे आएंगे तो एक कहीं अच्छा होगा समाज के लिए, क्योंकि वोट तो हम ही जुटाते थे ना, वार्डों में जाके घूम के लोग हम कहते थे कि हमारे नेता आएंगे, अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा कि राजनीति में स्वार्थ बहुत ज्यादा है। समाज के लिए नेता अगर सोचता भी है तो कम सोचता है, क्योंकि वो भी अपनी कार्य क्षमता तो अपनी वो पूरी दिखाता है, पूरे कार्य करता है समाज के लिए भी जितने करने चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कभी लगी कि समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित है। राजनीति में भले ही हमारी पार्टी आई, सत्ता आई, केंद्र में भी आई, सब कुछ आई, लेकिन समाज के जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। आम इंसान मैंने तब भी देखा और आज आज भी मैं कहता हूँ कि आम इंसान बहुत परेशान है। सर, आप राजनीति में काफी समय रहा है आपका, तो आपका काफी एक्सपीरियंस है राजनीति को लेके। उस समय में लेके और आज के समय में राजनीति में काफी परिवर्तन हुआ है। आज हम उत्तराखंड के निवासी हैं जैसे कि, और उत्तराखंड में आजकल हम देख रहे हैं पहाड़ी मुद्दा लेके, मतलब बीच में उत्तराखंड पहाड़ी जो है ना, उत्तराखंड 2 हिस्सों में बँट गया है कहीं न कहीं, देखा जाए तो। उत्तराखंड मैदानी सभा और पहाड़ी सभा, मतलब इस तरह की बातें आजकल हो रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए ये तो राजनीतिक बात है। वैसे तो मैं सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और मैंने 2010 में राजनीति छोड़ दी थी। तो मैं राजनीति की बातें अधिकांश कम ही करता हूँ, मैं समाज की बात करता हूँ, समाज को एकजुट की बात करता हूँ। और हम लोग तो हमारा जो अपना परिवार सामाजिक संगठन है, हम जात धर्म की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम सब लोग, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम सब लोग भारतीय हैं, सबसे पहले हम लोग सब भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते उसके बाद हम कदम पहले हम भारत के विषय में सोचेंगे, उसके बाद हम प्रदेश के हितों के विषय में सोचेंगे। तो प्रदेश के हितों में जो भी ये लोग बातें उठा रहे हैं, चाहे वो पहाड़ के हित की बात कर रहे हैं, चाहे मैदानी हित की बात कर रहे हैं, अपने हितों की बात उठाना किसी को मेरे नजर में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि है तो सब भारतीय ना। अगर चाहे मैदानी मूल के लोगों का भला हो, चाहे उत्तराखंड के पहाड़ मूल के भला हो, होना भला सबका चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है बहुत शहादतों के बाद मिला। आपको शायद पता नहीं होगा, हम भी मेरी मदर खुद आंदोलनकारी थी और हम लोग भी बच्चे हुआ करते, तो हम लोग भी पीछे पीछे जाते थे जुलूसों में, हम लोग भी करते थे। तो हमें इतना ज्यादा उस समय नॉलेज तो नहीं थी,
देखिए उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने प्राप्त किया। बहुत शहादतें हम लोगों ने देखी, गोलीकांड तक देखे, रामपुर तिराहा कांड देखा, मुसहरी गोलीकांड देखा, खटिमा काफ़ी मतलब शहादत का उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने पार्टियाँ चुनी हैं, अभी तक यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों ने सत्ता में राज किया। लेकिन ये राजनीतिक विषय में जो जिन लोगों की ज़िम्मेवारी है, अगर देखो आम इंसान अगर कोई बात करता है, मान लिया मैं कोई बात करता हूँ कि मैं पहाड़ी मूल की बात करूँ या प्लेन्स मूल की बात करूँ, तो मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे को तो जितनी कहते हैं ना, हम तो कुएँ के मेंढक हैं, जितनी छोटी समझ होगी हम उतनी बात करेंगे। लेकिन जो पूरे प्रदेश के पास जिनकी ज़िम्मेवारी है, अगर वो लोग कहीं पे गलत स्टेटमेंट देते हैं या गलत बातें करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, कभी भी आपने देखा होगा एक परिपक्व नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी, हमने तो इंदिरा गांधी जी का भी दौर देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर, आज मोदी जी का भी हम दौर देखेंगे। तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने के हित में काम करते थे। तो हम कहते हैं कि छोटा मत सोचिए। आज उत्तराखंड में जो भी लोग रह रहे हैं तो सब भारतीय ना। तो उत्तराखंड का अगर प्रत्येक व्यक्ति तरक्की करेगा, चाहे वो पहाड़ी है चाहे मैदानी है, तो देखो हक की बात करने का हक सबको है, लेकिन आपसी वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई एकदम जबान से ऐसी कोई कटु बातें निकलनी चाहिए कि चाहे वो मैदानी मूल के लोग हों चाहे पहाड़ी मूल के लोग हों, उनको कहीं मतलब उनके दिल में कोई आघात सा हो, क्योंकि सबको इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए। आप राजनीति को छोड़ के समाज सेवा में क्यों आए? मतलब क्या कारण है आपका समाज देखिए सेवा में आने का? वैसे तो राजनीति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज सेवा है। अगर पिछले दौर में हमने तो वो दौर देख रखा जब कांग्रेस का दौर हुआ करता, सन 70 का 80 का दौर होता वो होता था। तो हमने भी देखा था उस समय एक्चुअल राजनीति जो है समाज सेवा की तरह होती थी। बड़ा सा बड़ा मिनिस्टर को भी हमने जब देखा किसी गरीब व्यक्ति से बात करता था तो ऐसे बात करता था जैसे अपने परिवार का सदस्य है। कभी हमें उस टाइम पे ये नहीं लगता था कि यार ये व्यक्ति इतना बड़ा नेता है और हमें इससे कैसे बात करनी है या ये हमें मुंह लगाएगा कि नहीं लगाएगा। लेकिन हमने वो दौर भी देख रखा कि जब बड़े से बड़े मिनिस्टर, मैं बताना चाह रहा हमने वो दौर देखा कि हमने बड़े से बड़े नेता देखे। उस समय बड़े लोग सामाजिक हुआ करते थे, नेता भी समाज सेवा का बहुत ज्यादा, गरीबों का बहुत ध्यान करते थे। गरीबों के रोटी कपड़ा और मकान की बहुत चिंता होती थी कि भाई लोगों को रोटियां कपड़ा और मकान। उस वक्त तो ऐसा दौर था कि कहते बिजली भी लोगों के यहाँ बहुत कम होती थी। बड़े बड़े चाहे कंट्रोल में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो हमने नेताओं को ऐसा देखा कि बिल्कुल परिवार की तरह वो समाज के लोगों से बात करते थे और बिल्कुल परिवार के साथ। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का स्तर चलता गया, बाहुबल और पैसा बल बहुत ज्यादा हावी हावी हो गया। तो जब बाहुबल पैसा बल बहुत हावी हो गया, कहीं ना कहीं कहते हुए गुरेज नहीं है कि आज एक आम इंसान जो है इलेक्शन लड़ते हुए भी लड़ नहीं सकता। जबकि भारत का संविधान क्या कहता है कि एक गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? इतना जहाँ बाहुबल और धन बल का प्रयोग होता है। और जहाँ तक भी हमने देखा कि एक एक दौर के बाद जब हमने नेताओं को देखा तो नेताओं का जो वैभव है, वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया, पैसे का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा कि नेता जो है सबसे पहले पैसा कमाने की ओर ध्यान देने हो गया, समाज सेवा उनकी तरफ से कम हो गया। अधिकांश नेताओं देख लो, जब जैसे ही कोई व्यक्ति अगर एक नेता निकलता है तो अचानक उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई हाई हो जाता है। उसकी जो इनकम हो जाती है 400 गुना 500 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी पैसे का खेल इतना ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं देखो उसका एटीट्यूड, जब उसका कहते हैं ना कि उसके अंदर जब पैसा आ जाता है बहुत ज्यादा तो घमंड नाम की चीज जाती है। तो नेता भी जो है आम इंसान से कटने शुरू हो गए। तो मैंने देखा और फिर हमारी पोजीशन या जनता की पोजीशन जो है हो जाती है एक भिखारी की तरह हो जाती है कि जैसे कहते हैं ना राजा साहब आ रहे हैं, हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि राजा साहब हमारा ये काम कर दीजिए। जो पहले जमाने में राजा होते वही अब हो गया है। अब आम जनमानस जो है नेताओं से कटने लग गया है, राजनीति से कटने लगा। तो मैंने कहा इसमें तो बेकार है सब। हमने कहा वो दौर हमारा हुआ करता जहाँ संयुक्त परिवार की परिकल्पना होती थी। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार में होता है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई कष्ट पड़ा तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता था कि या नहीं हमारे भाई या बहन पे कोई कष्ट पड़ा है तो हम सबको मिलके इसकी कष्टों का निवारण करना है। तो उस संयुक्त परिवार की परिकल्पना लेते हुए हम लोगों ने शुरुआती दौर में चंद लोगों ने हम लोगों ने अपना परिवार बनाया था और आज तो खैर बहुत बड़ा परिवार हो गया है। हमारे मेंबर्स विदेशों में भी है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी है, देहरादून में। तो राजनीति संयुक्त परिवार की परिकल्पना को लेते हुए हम लोगों चंद लोगों ने अपना परिवार बनाया तो आज एक बहुत बड़ा परिवार है। और देखिए परिवार बड़ा परिवार होने की वजह से क्या होता है कि किसी पे भी कोई समस्या होती है तो हम लोग सब मिलके ही करते हैं, हम लोग उसमें करते हैं। हमारे परिवार में अधिकांश अच्छे लोग भी हैं,
और हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे बीच में हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, अगर किसी को स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या है, तो हमारे साथ बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स भी जुड़े हैं, और सोभारती जो हमारे जो सोभारती मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, वो तो हमारा सब लोग घर का हॉस्पिटल है। तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, वो हमारी बात मानते हैं, तो हमारे कहने पे कई लोगों का इलाज हो जाता है। वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छी योजना, सरकार की आयुष्मान जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कई दुर्भाग्यवश कई लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होते, कई गरीबों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होते, या दूसरे प्रदेशों से आए हुए कई लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो सोभारती उसमें हम लोगों की बड़ी हेल्प करता है इस मामले में। तो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, शिक्षा में हमारे साथ कई शिक्षक भी जुड़े हैं, कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके अपने स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग कई लोगों के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी भी हम लोग मदद करते हैं। और देखो सबसे तीसरी बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर अगर कोई कन्या है, अगर उसकी शादी करनी है, तो मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता था कि अगर किसी परिवार में 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं और 1 लाख लोग अगर एक-एक रुपए देंगे, तो क्या होता है, 1 लाख रुपए होता है। अगर 1 लाख रुपए अगर हम किसी बिटिया के पिता को जाके ये कहते हैं कि हमारी ओर से हमारी बिटिया के लिए भेंट है, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो ये सामाजिक कार्य तो देखो हिंदुस्तानियों के खून में है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, सबने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए तो काम करते हैं। तो सामाजिक कार्य क्या होता है, समाज की भलाई, देश की भलाई, उसके लिए तो सभी लोग करते हैं। मैं ही सामाजिक नहीं हूँ, आप भी सामाजिक हैं, जितने भी समाज में हिंदुस्तान में लोग हैं, सब कहीं ना कहीं सामाजिक है होते हैं। वो तो बाद में अलग अलग प्रोफेशन हो जाते हैं लोगों के, लेकिन है हिंदुस्तानी सब सामाजिक। आपके संगठन के द्वारा साल 1 साल के अंदर-अंदर बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है, इसके अलावा मतलब वुमेन डे का कार्यक्रम होता है, इसके अलावा कई सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसकी फंडिंग आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, हमारा अपना परिवार जो सामाजिक संगठन है, उसका अभी तक कोई अकाउंट नहीं। हमारा जो परिवार है, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और परिवार में हमारे उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार में वकील भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार में हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा है। तो हम लोग जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो परिवार का कार्यक्रम है ना, तो सब सहयोग करते हैं। हमारे परिवार के लोगों के सहयोग से हमारे सारे कार्यक्रम समाज आराम से सेवा हो से जाते जुड़े हैं, राजनीति जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दी है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, इसमें हमें पता चला है कहीं न कहीं अंदर खाने आपने लोगों को सपोर्ट किया है और उसमें काफ़ी लोग जीते भी हैं। वो क्या है उस विषय में हैं। बताएँ आप देखिए लोग? आशा जी, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँ कि इस देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आदमी अछूता नहीं रह सकता। जैसे क्रिकेट है, घर-घर में क्रिकेट देखा जाता है, मतलब एक बहुत पॉपुलर गेम है। ऐसे राजनीति है, राजनीति घर-घर में राजनीति के विषय में चर्चा होती है, चाहे वो मोदी जी के विषय में चर्चा तो होती हो, चाहे राहुल जी के विषय में होती हो, चाहे धामी जी के विषय में होती हो, कहीं न कहीं राजनीति से कोई अछूता नहीं है। तो हम भी ठीक है, हम मैं राजनीति में नहीं हूँ, या मैं राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा देश और प्रदेश में ऐसे लोग नेतृत्व करें, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की बढ़ोतरी के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है ना, कि ऐसे अच्छे लोगों का हम लोग आगे लाएँ। ठीक है, इस चुनाव में मैंने कई लोगों को सपोर्ट किया, उसमें से एक आधा हारा, बाकी अधिकांश लोग जीते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैंने उनकी अच्छाई देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आदमी का व्यवहार कैसा है। व्यवहार कुशल है कि नहीं है? इसके अंदर कोई घमंड नाम की चीज़ तो नहीं है, या ये कहीं धन बल या बाहुबल की बात तो नहीं करता। तो जो साधारण इंसान हो, अच्छा व्यावहारिक इंसान हो, समाज के हितों की बात करता हो, समाज के बीच में उठता-बैठता हो, लोगों के सुख-दुख के विषय में हमेशा सोचता हो, और रोज़गार के विषय में आदमी जो सोचता हो, या कई विषय हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो लोग काम-काज करता हो, तो ऐसे लोगों को आगे लाने में हमें कोई बुराई थोड़ी है। हम सपोर्ट करते हैं। सर अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ काफ़ी सारे लोग हैं कि आप भी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा है, मैं तो राजनीति में हूँ, और ना मैं चुनाव में। अगर मैं मुझे चुनाव लड़ने होते या राजनीति में आना होता, तो मैं एक तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को क्यों छोड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजनीति में, और मैं खासकर ये महिलाओं से ये अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी जगह है। यानी अगर मैं कहूँ तो 90% मातृशक्ति का योगदान था, और फिर युवाओं का बहुत योगदान था। तो अच्छे युवा और मातृशक्ति का मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति राजनीति में पार्टिसिपेट करें। और मातृशक्ति, देखिए मातृशक्ति के आने से क्या होगा कि एक तो भ्रष्टाचार बहुत कम होगा।
क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है, एक महिला भ्रष्ट होने में जो है उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो हमेशा समाज का भला चाहती है। तो मैं तो बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों से भी ये अपील करता हूँ कि भैया आप लोग 33% आरक्षण की बात करते हैं, आप 50% आरक्षण की बात करते हैं। अरे आप 80% आरक्षण जो है महिलाओं को दे दो और मातृशक्ति जितना आगे आएगी, देखिए देश का बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। तो ये थे हमारे साथ अपना परिवार सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट। हमने आज इनके विचारों को जाना, उनके संघर्ष के बारे में जाना और किस तरह के वो कार्य समाज में कर रहे हैं, राजनीति में किस तरह का वो बदलाव देखना चाहते हैं, उस विषय में उन्होंने बताया। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।